साथियों नमस्कार। डीएम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं जाने माने कवि सुदेश तनवर साहब से। सुदेश तनवर साहब, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी साधुवाद संजीव जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आभारी हूं आपका। हालांकि ये दूसरा प्रयास है। एक बार मैं कहीं बाहर गया हुआ था तो कार्यक्रम नहीं हो पाया बीच में सिग्नल की वजह से। आज फिर ये कोशिश है। मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका और आपके और हमारे सभी दर्शकों का। जी धन्यवाद आपका। साथियों, इससे पहले कि मैं सुदेश तनवर साहब से आपकी मुलाकात करवाऊं, बातचीत करवाऊं, बताना चाहूंगा कि सुदेश तनवर साहब जो हैं तो अभी तक उनकी 5 कविता संग्रह जो है वो लिख चुके हैं और प्रकाशित हो चुकी है। रात के शहर में, नियति नहीं है मेरी, घर वापसी, माटी के वारिस, दोहरी लड़ाई, ये प्रिंट में है। और ये तनवर साहब जो है मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर हैं और अपनी शासकीय जो कार्यालयीन गतिविधि है उसको अंजाम देते हुए ये काफी सक्रिय हैं। सोशल मीडिया में लगातार लिख रहे हैं, आर्टिकल इनके आते हैं पढ़ने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए आते हैं, कविताएं ये लगातार लिख रहे हैं। तो सुदेश तनवर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई? संजीव जी, मैं मूल रूप से दिल्ली का हूं और कह सकता हूं कि मैं दिल्ली का मूल निवासी हूं। लेकिन मेरे पुरखे जो आज से लगभग 7-8 पीढ़ी पहले दिल्ली के पास में एक गांव है ग्वाल पहाड़ी, जो हरियाणा का पहला गांव है। जब आप दिल्ली से क्रॉस करेंगे तो हरियाणा का पहला गांव पड़ेगा। वहां के रहने वाले थे और मेरा गांव दिल्ली का आखिरी गांव है और ये भी कह सकते हैं कि नई दिल्ली 38 यानी कि 11/00/38 का पहला और आखिरी गांव है। रजोकरी गांव से मैं आता हूं और मेरी पहली से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई लिखाई रजोकरी गांव के सरकारी स्कूल में हुई। उसके बाद मैंने 1 साल का आईटीआई से स्टेनोग्राफी का एक डिप्लोमा किया था और उस डिप्लोमा के तुरंत बाद मैंने ग्रेजुएशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया शाम की शिफ्ट में। और शाम की शिफ्ट में पढ़ते पढ़ते ही मेरी नौकरी लगी थी। मैं 19 साल लगभग 3 महीने का सर्विस में आ गया था और मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही शाम की जो कला संकाय था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहां से मैंने एमए किया। उसके बाद एमए के बाद मैंने एक लिंग्विस्टिक्स में एक डिप्लोमा होता है केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की ओर से, दिल्ली में है वो, वहीं से मैंने एक ये किया, लेकिन इत्तेफाक से मैं उसका एग्जाम नहीं दे पाया। ये मेरी पढ़ाई लिखाई है और गांव समाज से जुड़े रहना मेरी फितरत में मौजूद है। जी। तो आप एक कवि के रूप में हिंदी भाषा में आप काफी प्रतिष्ठित हैं और आपकी कई कविताएं वायरल भी हुई है। उसके बारे में हम आगे में बातचीत करेंगे। किस प्रकार से किसी और कवित्री महादेवी वर्मा के नाम से आपकी कविताएं काफी वायरल हुई है कुछ समय पहले। और लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि कविता जो है, कविता की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ, कैसे आप एक कवि के रूप में स्थापित हुए, कैसे आपने पहली कविता लिखी और ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं चाहता हूँ कि ये बताएं हमारे दर्शकों को। हाँ, दरअसल संजीव जी, वैसे मेरी रुचि डायरी लेखन में थी। मुझे लगता है कि शायद मैं जब 11वीं-12वीं में पढ़ता था तभी से मैं डायरी लेखन में सक्रिय था। और मेरे घर में इत्तेफाकन ये कह सकते हैं कि मेरे जो चाचा जी थे वो बहुत मतलब गांव के समझदार व्यक्ति थे। उनकी गांव में बड़े इज्जत थी, बड़ा मान सम्मान था। लेकिन अचानक क्या हुआ कि उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। ऐसा एक वाकया है। उनके बच्चे नहीं थे तो कुछ लोगों ने उनको ये कहकर भड़काया कि तुम्हारे तो बच्चे नहीं है और तुम्हारी जो तनख्वाह है उसका क्या मीनिंग है, अरे खाओ पियो और मौज करो।
तो उसके बाद मेरे चाचा जी जब शराब पीना शुरू किए तो हमारे पूरे घर परिवार का माहौल खराब होना शुरू हुआ है। तो मैं उससे बड़ी मतलब पीड़ा महसूस करता था और लगभग 11वीं क्लास से ही ये कह सकते हैं कि मैंने डायरी लेखन शुरू किया। मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या हूँ, घर की, गाँव की, समाज की बहुत सारी बातें वो डायरियों में, और मेरा लगभग 12 डायरियाँ मैंने लिखी। उसके बाद वो डायरी लेखन बंद हो गया। जहाँ तक कविता की बात है, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो ग्रेजुएशन के दौरान मेरी एक प्रोफ़ेसर से मुलाकात हुई जो हमें पढ़ाया करते थे और आज इस दुनिया में नहीं है। मैं उनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। डॉक्टर ललित शुक्ल नाम है उनका, आपके प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। तो वो मुझे बड़ा स्नेह किया करते थे और वो मेरे को ये मानते थे कि आपके अंदर बहुत प्रतिष्ठा है, सॉरी बहुत प्रतिभा है और इस प्रतिभा को आप निखारें। तो चूँकि वो भी कविताएँ लिखते थे और कविताओं में और संस्मरणों में उनका बड़ा दखल था। तो मेरा रुझान भी कविताओं की तरफ वहीं से हुआ, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये मैं नहीं बता सकता आपको कि मैंने पहली कविता कौन-सी लिखी थी। हालाँकि मेरी जो पहली कविता संग्रह है, रात के इस शहर में, मैं ऐसा मानता हूँ उसका टाइटल ही अपने आप में एक गज़ब है, कि चारों तरफ रात है और अंधेरा है, उस अंधेरे में भी एक खिड़की है जो झाँक रही है, अंधेरे उजाले की तरह झाँक रही है। उसका टाइटल मैंने रखा रात के इस शहर में। उसमें पहली जो कविता है, हालाँकि वो कविता संग्रह मेरे पास आज नहीं है, वो आउट ऑफ प्रिंट है एक तरह से कह सकते हैं और मेरे पास उसकी एक भी प्रति नहीं है, मज़े की बात ये है। अरे! जो प्रकाशक था, हाँ, प्रकाशक था, मैंने उसको दी थी और उसके बाद वो मिली नहीं। जी, तो वहीं से मुझे लगता है मेरी शुरुआत हुई और जो कॉलेज की पत्रिका थी, मैं उसमें उप-संपादक था। उसमें एक कविता मेरे को आज तक याद है, सारिका जो मैगज़ीन छपा करती थी, एक ज़माने हुँ, में, उसमें एक कविता छपी थी, वो बड़ा महत्वपूर्ण कविता थी। उसका नाम था रासायनिक परिवर्तन। वो कुछ इस तरह की कविता थी कि जब तुम मुझसे बात करते हो, जब तुम मुझसे मिलते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन लेकिन जैसे ही तुम्हें पता चलता है कि मेरा नाम ये है और मेरी जाति है, तो आपके अंदर एक रासायनिक परिवर्तन होना शुरू होता है। मुझे लगता है यहीं से वो परिवर्तन मेरे अंदर भी आया और कविता की शुरुआत हुई। आपकी कविताएँ मैंने काफ़ी देखी है, पढ़ी है और तो ये आपकी सारी कविताओं में लगभग एक विद्रोह है और एक जो अ, अम्बेडकरवाद कहें उसकी एक झलक दिखती है, जो पुरुषसत्ता के खिलाफ जो है उसकी झलक दिखती है। तो ये सब इस ओर झुकाव कैसे हुआ आपका? हाँ, ये भी आप कह सकते हो क्योंकि मैंने जैसे बताया मेरी पारिवारिक परिस्थितियाँ, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी थी। मेरे घर में इतनी मोहब्बत, इतना प्रेम था, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता कुछ बाहर के लोगों ने, जो जिसे हम बाहरी लोग कह सकते हैं, या जिसे आजकल हम एक अभियान चलाए हुए हैं, आपने भी शायद सुना होगा, वी द पीपल की ओर से। तो उसमें हम लोग समण और बमन की बात करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो बमन लोग थे, जो विपरीत विचारधारा वाले लोग थे किसी भी रूप में, वो घर परिवार में कुछ दखल ऐसा शुरुआत की जिससे परिवार का माहौल खराब होना शुरू हुआ। तो उसमें महिलाओं के प्रति मेरे मन में जो सम्मान रहा और मैंने उनकी जो परिस्थितियाँ देखी, उनके साथ जो अन्याय अत्याचार मैंने देखा, इससे मैं काफ़ी दुखी रहा और ये मेरी कई कविताओं में आया। जैसे विशेषकर अब देखेंगे मैंने फूलन देवी पर 2 कविताएँ लिखी। और ये जो मैं हैरान हूँ, ये कविता भी उसी पर है। कई और कविताएँ हैं, बिल्लो नाम की एक कविता है मेरी, नियति यह नहीं यह मेरी जो संग्रह है उसमें है। बिल्लो मेरे बचपन की एक साथी है, आज भी ज़िंदा है वो। और मैं ये देखता था कि मैं तो स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन जब उसे स्कूल जाने की बात आई तो घर में बहुत तरह की बातें उठती थी, कि लड़कियों को पढ़ा के क्या करेंगे या लड़कियों को क्या करना है पढ़ लिख कर। तो वो कई बार अपने मन की बात कहा करती थी बचपन में। तो ये भाव मेरे अंदर तभी से आए हैं और ऐसा मैं मानता हूँ कि चूँकि भारतीय समाज जिसे आज हम कह सकते हैं, अब देखेंगे कि विशेषकर मैं भारतीय समाज की बात देश की आज़ादी के बाद, या यूँ कहूँ कि देश में जब आज़ाद भारत में जब संविधान लागू होता है, तो देश में एक बड़ा परिवर्तन होता है। इसे हम बड़े परिवर्तन के रूप में देखते हैं।
और जिस परिवर्तन की हम लोग बात करते हैं, संविधान में जो व्यवस्थाएँ हैं या देश में जो व्यवस्थाएँ हैं, उसमें महिलाओं के प्रति अभी भी वो संजीदगी हम विकसित नहीं कर पाए, ऐसा मुझे लगता है। आज भी ऐसा लगता है कि जो संवेदनाएँ हमें विकसित करनी थी, जो साहस हमें महिलाओं के प्रति दिखाना था, वो अभी तक हमने दिखा नहीं पाए हैं। और इसका खामियाजा पूरी भारतीय समाज को उठाना पड़ रहा है, खासकर विशेषकर हमारे जो जिसे हम बहुजन समाज है, उसको तो बहुत ही ज़्यादा इसमें दिक्कत हुई है। हालाँकि ये भी बड़ी खुशी की बात कह सकते हो आप इसे कि हमारे यहाँ जब हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति में माननीय बहन जी जो है वो 4 बार हमारे यहाँ सीएम बनी, वो एक दलित समाज की महिला थी। ये एक इस तरह का परिवर्तन भी आप दूसरे तरीके से देख सकते हो उसे। लेकिन ओवरऑल जिस परिवर्तन की हम बात करते हैं, उस परिवर्तन में भी बहुत गुंजाइश है, ऐसा मुझे लगता है। तो जैसे कि इस कार्यक्रम के शुरू में बातचीत हो रही थी कि जी, आपकी एक खास कविता जो महिलाओं पर केंद्रित है, स्त्री विचारधारा पर केंद्रित है और काफ़ी वो वायरल हुई और वो महादेवी वर्मा के नाम से वो कविताएँ वायरल हुई और हर जगह वो देखने मिलता था, करीब 1 आध साल वो वायरल होती रही कविता। बाद में ये बात सामने आई कि वो आपकी कृति है, आपने उस कविता को लिखा है। तो उस कविता के नाम से भी आप काफ़ी चर्चित हुए, ये एक बड़ी खुशी की जी। बात है। तो मैं चाह रहा हूँ सुदेश तन्वर साहब की बताइए कि ये कविता उनके नाम से कैसे वायरल हो गई? और इस कविता का कुछ अंश भी आप हमारे दर्शकों को सुनाइए। हाँ जी, शुक्रिया संजीव जी। ये कविता मूल रूप से लगभग 25 साल पहले मैंने लिखी थी और उस दौर में आप देखेंगे कि कांग्रेस का दौर था भारतीय राजनीति में और कई ऐसे शख्सियतें जो विशेषकर समाज में जिन्होंने काम किया, वो एक तरह का काम तो कर रही थी जैसे किरण बेदी थी या मेधा पाटेकर थी या और दूसरे और कई महिलाएं थी और मैं ऐसा महसूस हुँ, करता था कि बाबा साहब ने जिन महिलाओं के लिए इतना काम किया, मतलब उन्होंने यहाँ तक कि हम ये कहें कि अपनी कुर्सी तक भी त्याग दी, जिसे हम आप कह सकते हो जो हमारा हिंदू कोड बिल है वो पूरी तरह से महिलाओं की आजादी पर ही था। लेकिन जी। ये दुःख की बात रही, ऐसा मैं महसूस करता हूँ, आज भी करता हूँ ये बात कि उन्होंने कभी बाबा साहब को कोई तरजीह ही नहीं दी। ये सोच-सोच कर मैं बड़ा हैरान था और बहुत हैरान भी था, परेशान भी था और मेरे अंदर ये इस बात को लेकर विद्रोह भी था कि महिलाएँ क्यों नहीं समझ रही हैं आखिर ये बात। तो उस सब को लेकर ये कविताएँ लगभग 25 साल पहले जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, ये आई और एक पत्रिका छपती थी मुझे याद है वेंकटेश्वर कॉलेज में एक मैडम है आजकल आज शायद उसका नाम मुझे ध्यान नहीं है लेकिन एक पत्रिका थी गरिमा भारती। उस पत्रिका में पहले उस जो मैडम थी उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। उन्होंने वो कविता पहली बार प्रकाशित की और जब ये प्रकाशित हुँ, की तो कुछ दिन बाद मुझे दिल्ली के साउथ कैंपस में भी बुलाया गया एक काव्य गोष्ठी में उन्होंने ही और मैंने उनके हुँ, सामने कविता रखी। उस समय की बच्चियां जो आज बड़ी हो गई होंगी, बहुत जाहिर सी बात है, 25 साल पहले की बात है। तो उन्हें ये हुँ, कविता उस समय बहुत पसंद आई थी, लेकिन बाद में चूंकि मैं कुछ सरकारी कामों में इतने उलझे रहते हैं, मेरी पोस्ट भी इस तरह की थी, तो उस तरह का मैं समय नहीं दे पाया। और शायद कविताएँ लिखने का भी एक बड़ा कारण ये है कि मैं इतना समय नहीं दे पाता हूँ जिससे मैं कहानियाँ या उपन्यास लिख पाऊँ, ऐसा मुझे महसूस होता है। और कविता लिखना मुझे बहुत सुविधाजनक लगता है एक तरह से, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कविता जो बात कह सकती है, वो बड़ी-बड़ी बड़ा-बड़ा अ, जो दूसरे तरह का साहित्य है, वो नहीं कह पाता है, ऐसा मुझे लगता है। बशर्ते कि लोग उस बात को समझें। जी, जी। तो ये तो वायरल कैसे इसके बारे में कुछ बताइए? हाँ, ये असल में मुझे भी पता नहीं था संजीव जी। एक बार मैं अपने उस पे फ़ेसबुक पर देख रहा था, तो अचानक कोई रुचि पाठक करके एक लड़की को मैंने देखा कि ये कविता उसने मतलब एक तरह से वायरल की। अ, या वो सॉरी मतलब मैं देख रहा था कि उसने जब वो कविता पढ़ी वहाँ जब मैंने देखी पहली बार, तो लगभग आप सोचिए कि 1500 लोगों ने वो कविता शेयर की थी उसमें। अ, हुँ, हुँ।
हाँ, जो फेसबुक का वो था, 1500 लोगों ने उसको शेयर किया था और लगभग 3000 लोगों ने उसको कमेंट्स दिए थे। बाद में वो उसमें था कि भई ये महादेवी वर्मा की कविता है और ये देखिए महादेवी वर्मा ने कैसा लिखा है, ये इतिहास से छुपाई हुई कविता है। जबकि महादेवी वर्मा ने कहीं पे भी इस तरह की कविताएँ लिखी भी नहीं है, सच बात तो ये है। उनकी कविताएँ दूसरे तरह की कविताएँ थी। ये एक तरह की महिलाओं के अंदर बेचैनी पैदा करने वाली कविता थी। मुझे लगता नहीं है कि उस तरह के पारंपरिक जो कवि रहे हैं, उन्होंने इस तरह की कविताएँ लिखी हों। तो मैंने उसका बिल्कुल। खंडन किया और बार-बार मैं इसका स्पष्टीकरण देता रहा कि ये कविता मेरी है। लेकिन बीच-बीच में ये बात आती रही। बाद में फिर ये मेरा एक नया जो संग्रह आया, माटी के वारिस, उसमें ये कविता प्रकाशित हुई। और ये माटी के वारिस जो कविता संग्रह है, इसमें मैंने 31 कविताएँ दी हैं और 31 की हुँ, 31 कविताएँ इसमें से 28 कविताएँ व्यक्तिगत तौर पर अलग-अलग लोगों को समर्पित हैं और 3 कविताएँ ऐसी हैं जो अच्छा। कुछ समूह को समर्पित है। तो ये मैंने महिलाओं को समर्पित की है, उन महिलाओं को जो अपने आप को ये मानती हैं कि हम लोग बहुत समाज में हम लोगों का बहुत वजूद हो गया है या अब हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने समाज में बहुत बड़ी दखल पैदा करी है। ऐसा कुछ लोग, कुछ हुँ, महिलाएँ मानती हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उन महिलाओं ने, अगर हम इसको बहुजन के दृष्टिकोण से देखें या दलित संचेतना के, संवेदना के दृष्टिकोण से देखें तो जो गैर दलित महिलाएँ हैं, उन्होंने कोई काम ऐसा किया नहीं है। मुझे नज़र नहीं आता इस तरह का काम। कोई इक्की-दुक्की महिलाएँ हो सकते हैं, जो कभी-कभार वो बात करती हो, लेकिन मोटे तौर पर वे महिलाएँ भी जो चाहे वो पढ़ी-लिखी हों, चाहे वो एमए, पीएचडी डिलीट किए हों, लेकिन वो पारंपरिक तौर पर अभी भी उसी तरह का व्यवहार और विचार रखती हैं जो मुझे लगता नहीं है कि किसी भी संवेदनशील और चेतन समाज में उसकी ज़रूरत है। तो उस तरह की महिलाओं को ये कविता मैंने समर्पित की है। मैं चाहूँगा कि ये कविता जिन लोगों को मैंने समर्पित किया, मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा बता दूँ। आपकी इजाज़त है? हाँ, बिल्कुल, सतीश बिल्कुल, जी। आप बताइए। हाँ, मैं आप चाहें तो मैं ये कविता पढ़ सकता हूँ मुश्किल से 2 मिनट लगेगा। बिल्कुल, आप भी इस कविता को ज़रूर पढ़िए। जी स्वागत मैं है हैरान हूँ। आपका। हाँ, मैं हैरान हूँ ये शीर्षक है इस कविता का। मैं हैरान हूँ यह सोचकर किसी औरत ने उठाई नहीं उँगली तुलसी पर, जिसने कहा ढोल गँवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न की अधिकारी। मैं हैरान हूँ किसी औरत ने क्यों जलाई नहीं मनुस्मृति। मैं हैरान हूँ किसी औरत ने क्यों जलाई नहीं मनुस्मृति, पहनाई जिन्हें उन्हें गुलामी की बेड़ियां, पहनाई जिन्हें उन्हें गुलामी की बेड़ियां। मैं हैरान हूँ किसी औरत ने धिक्कारा नहीं उस राम को। मैं हैरान हूँ किसी औरत ने धिक्कारा नहीं उस राम को, जिसने गर्भवती माँ को अग्नि परीक्षा के बाद भी निकाल दिया धक्के मारकर घर से, जिसने निकाल दिया घर से धक्के मारकर। मैं हैरान हूँ। मैं हैरान हूँ किसी औरत ने नंगा किया नहीं उस कृष्ण को। मैं हैरान हूँ किसी औरत ने नंगा किया नहीं उस कृष्ण को, चुराता था जो नहाती हुई बालाओं के वस्त्र, चुराता था जो नहाती हुई बालाओं के वस्त्र, योगेश्वर कहलाकर भी मनाता था रंगरलियां सरेआम। मैं हैरान हूँ। मैं हैरान हूँ किसी औरत ने बधिया किया नहीं उस इंद्र को, जिसने किया था अपनी ही गुरु पत्नी के साथ बलात्कार। मैं हैरान हूँ किसी औरत ने भेजी नहीं लानत उन सबको, जिन्होंने औरत को समझकर एक वस्तु लगा दिया जुए के दांव पर। होता रहा जहां होता रहा जहां नपुंसक योद्धाओं के बीच समूची औरत जात का चीरहरण। मैं हैरान हूं यह सोचकर मैं हैरान हूं यह सोचकर किसी औरत ने किया नहीं संयोगिता अंबालिका के दिन दहाड़े अपहरण का विरोध आज तक। मैं हैरान हूं यह सोचकर किसी औरत ने किया नहीं संयोगिता अंबालिका के दिन दहाड़े अपहरण का विरोध आज तक। और मैं हैरान हूं इतना कुछ होने पर भी मैं हैरान हूं इतना कुछ होने पर भी क्यों अपना श्रद्धेय मानकर पूजती है मेरी माँ बहनें उन्हें देवता और भगवान बनाकर। मैं हैरान हूं इतना कुछ होने पर भी क्यों अपना श्रद्धेय मानकर पूजती है मेरी माँ बहनें उन्हें देवता और भगवान बनाकर। मैं हैरान हूं मैं हैरान हूं शर्म से पानी पानी हो जाता हूं। मैं हैरान हूं शर्म से पानी पानी हो जाता हूं उनकी चुप्पी देखकर। इसे उनकी अंध इसे
उनकी सहनशीलता कहूँ, अंधश्रद्धा या फिर मानसिक गुलामी की पराकाष्ठा या फिर मानसिक गुलामी की पराकाष्ठा। ये कविता हालाँकि इसके सारे जो चरित्र हैं वो एक तरह के पौराणिक चरित्र हैं, लेकिन आप देखेंगे कि हुँ, हुँ। कुछ पिछले मैं यदि आज़ाद भारत की ही बात करूँ तो आप देखते हैं कि जितना अन्याय अत्याचार महिलाओं के साथ हुआ और विशेषकर दलित महिलाओं के साथ हुआ है तो कोई भी गैर दलित महिला मतलब आप देखेंगे पारंपरिक तौर पर तो किसी ने कोई आंदोलन नहीं चलाया कभी भी। किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि ये लोग भी इस देश के नागरिक हैं, इन लोगों के साथ यदि ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही हैरत अंगेज है। और एक बात से मैं और ज़्यादा परेशान होता था, हताहत होता था कि बहुत सारे साथी एक बात कहते हैं कि नहीं महिलाओं में कोई जाति नहीं, महिलाओं की कोई जाति नहीं है। लेकिन गलत है। अगर महिलाओं की कोई जाति नहीं है, तो वो महिलाएँ जिस जात में जिसके साथ है, वो उसी के साथ रहती है। अगर उनकी कोई जी, जाति नहीं होती, तो क्यों नहीं उन्होंने विद्रोह किया? क्यों नहीं उन्होंने बाबर हुँ, साहब के इस जिसकी मैं मनुस्मृति की यदि बात करूँ, तो क्यों नहीं उन्होंने मनुस्मृति को सबसे पहले जलाया या सबसे पहले उन्होंने ये बताई कि ये जो धर्म तंत्र हैं, जितने भी हमारे धर्मशास्त्र हैं सबसे ज़्यादा प्रताड़ित और सबसे ज़्यादा परेशान उसी से है और लेकिन वही आज वही महिलाएँ तालियाँ बजा-बजा के आप देख रहे हैं कि मंदिरों में जागरण हो रहा है, मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही है और उसमें सबसे ज़्यादा वही है और हमारे समाज की महिलाएँ भी उसमें शामिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बहरहाल ये कविता संग्रह उन महिलाओं को सादर समर्पित है जिन्होंने हिंदू धर्म की पारंपरिक सोच को बदलने के लिए काम किया है। मैंने एक छोटी टिप्पणी लिखी है इसमें। हालांकि दलित बहुजन नजरिए से देखा जाए तो यह पिछली आधी सदी में ऐसी महिलाएं कम ही सामने आई हैं जिन्होंने वैदिक दर्शन के कथित शास्त्र सम्मत पौराणिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए खुलकर आवाज उठाई हो। पिछले एकाध दशक से यद्यपि तात्कालिक तौर पर कुछ छुटपुट और अस्थायी कोशिशें अवश्य हुई हैं। भले ही दलित बहुजन और महिलाओं की दुर्गति का मुख्य कारण यह पारंपरिक व्यवस्था और सोच ही क्यों ना रही हो, फिर भी यह हैरान करने वाली बात है कि उन महिलाओं ने इस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने के लिए कभी कोई आंदोलन नहीं चलाया। यही मेरे हैरानी का कारण है जिसे उल्लेखनीय कहा जा सकता हो। यह बेहद अफसोसजनक है। हाँ, महिलाओं का एक वर्ग, मैं थोड़ा-सा ध्यान चाहूँगा आपका। हाँ, महिलाओं का एक वर्ग अपने कपड़े-लत्ते बदलने को ही आमूल-चूल परिवर्तन मान बैठे, तो क्या कहा जाए? कपड़े-लत्तों से तो यह देश का पुरुष वर्ग बरसों पहले वेस्टर्नाइज़ हो चुका है। लेकिन जाति व दलित पिछड़ों के मुद्दों पर आज भी वह ठेठ पूरबिया ही है। पूरबिया से मेरा मतलब है जैसे हम वेस्टर्न और ईस्टर्न की बात कर रहे हैं। कहीं कुछ लोग कहीं पूर्वांचल के लोग इसको इसका अर्थ ना लगाएँ। मैंने ये पूरबिया शब्द इसलिए दिया है। ये कविता मैंने अच्छा। उन महिलाओं को समर्पित की है। जी। तो मैं देख रहा हूँ कि आपकी कविता जो संग्रह है, ये हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे दर्शक हैं जो कि आपकी कविता संग्रह पाना चाहते हैं, तो ये कहाँ पर अवेलेबल होगी आपकी कविताएँ? कविताओं ये की? असल में लखनऊ का जो रश्मि पब्लिकेशन है हाँ, वहाँ से प्रकाशित जी। हुई थी और तो ये अवेलेबल है? हाँ, वहाँ पे अवेलेबल है। ये बीच में ये अमेज़न पर भी आई थी। लेकिन ये लॉकडाउन लगने की वजह से कई तरह की दिक्कतें हुई। हालाँकि इसका लोकार्पण करने की व्यवस्था थी दिल्ली में लेकिन हुँ, वो भी नहीं हो पाया। और जब भी कुछ काम करने की बात होती है तो कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। जो साथी लेना चाहें ये रश्मि पब्लिकेशन बहुत फेमस है। हरिप्रकाश उपाध्याय हमारे एक मित्र हैं उन्होंने शुरू किया है। वहीं से ये प्रकाशित हुई थी। हालाँकि सूरज बड़त्या ने इसकी सिफ़ारिश की थी। मैंने कहा ठीक है चलो अगर वो छाप रहे हैं तो छापने दें। उन्होंने ही छापी और बड़ी खूबसूरती से छापी है इसे। जी। उन्होंने मैं उनका साधुवाद करूँगा इसके लिए। और मैं जाते-जाते हमारे सुदेश तनवर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि अभी आगे भविष्य में क्या योजना है आपके लेखन के मामले में आपके कुछ प्रोजेक्ट हो तो उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को? हाँ, संजीव जी मैंने मेरे 3 कविता संग्रह बिल्कुल तैयार हैं। एक तो जिसका ज़िक्र आपने किया है दोहरी लड़ाई, उसका शीर्षक ही दोहरी लड़ाई है। दोहरी लड़ाई से मेरा मतलब है कि मेरा ऐसा मानना है कि हमारी लड़ाई बहुआयामी है। उसको मैंने दोहरे रूप में देखने की कोशिश की है। एक हुँ, तो जिनसे हमारी मूल रूप से लड़ाई है या प्रतिरोध है, मैं लड़ाई तो नहीं कहूँगा, प्रतिरोध है, हमारा विरोध है उनके सामने।
उनसे हमने विरोध करना छोड़ दिया है, ऐसा मेरा मानना है। और हम अपने लोगों में उलझे हुए हैं। ये इस बात से मैं बहुत बड़ा आहत होता हूँ। तो उस कविता का शीर्षक ही मैंने रखा है दोहरी लड़ाई। हालाँकि ये दोहरी लड़ाई मेरे गाँव की कहानी पर आधारित है। मेरे गाँव में भी इस तरह के कई ग्रुप बने हुए थे। उन्हीं को देखकर मैंने ये कविता लिखी। दूसरी एक कविता का शीर्षक है हम कब समझेंगे। हम्म, हम कब समझेंगे, ये भी मेरी प्रेस में है। हम्म, मैं थोड़ा-सा अभी नौकरी में व्यस्त हूँ, इसलिए नहीं हो पाया, नहीं तो ये तीनों भी छप सकती थी। और तीसरी है जिसको मैं नए रूप में गुलामी के तौर पर देख रहा हूँ। मैंने आपसे भी एक बार ज़िक्र किया था। उसका नाम है हम्म, डिजिटल गुलामी। ये 3 संग्रह मेरे बिल्कुल एकदम तैयार हैं, प्रेस के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और मैं अब इन दिनों संस्मरणों पर काम कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ लोग आए, कुछ चीज़ें मैंने देखी, कुछ चीज़ें मैंने अनुभव की, कुछ खट्टे-मीठे अनुभव मैंने किए, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। आपने अ, जो डायरी लिखी है, क्या उसको संपादित करके प्रकाशित करने की कोई योजना है? हाँ, नहीं उसके अंश कुछ जगह छपे थे, जैसे हंस में भी कई बार उसके अंश छपे थे। बाद में मैंने ये महसूस किया कि डायरी में जो बात की जाती है, देखिए अब साहित्य में जो आप बात कर रहे हैं, वो सीधे-सीधे किसी पर आरोप-प्रत्यारोप तो नहीं लगाते हैं, लेकिन कई बार कुछ लोग उनको उस रूप में ले रहे हैं। खासकर आज की समय की जो व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, क्योंकि आप पत्रकारिता से जुड़े हैं, तो आप इस बात को महसूस कर सकते हैं। तो मैंने उस आइडिया को कुछ दिन के लिए रोक दिया है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो दूसरों को शायद पसंद नहीं आए और उसमें कोर्ट कचहरियाँ और ये वो सब सामने आता है, आपको पता ही है। आजकल तो बहुत तरह की चीज़ें साहित्य को लेकर भी सीधे-सीधे सामने आ रही हैं। तो वो आइडिया मैंने थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया है। उसे बाद में करूँगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो उसी को मैं संस्मरण बनाऊँगा। आप समझ सकते हैं हमारी लड़ाई तो कई स्तरों पर लड़ी जाती है, कई तरह की परेशानियाँ हैं, आप समझ सकते हैं उसको इशारों में जो बुद्धिमान लोग हैं वो सब समझ रहे हैं। जी। जी। तो तनवर साहब, आपने अपना एक बिजी शेड्यूल से अपना एक थोड़ा-सा समय निकाला हमारे इस चैनल में बात करने के लिए, इसके लिए हम आपके बिल्कुल आभारी हैं और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी कुछ मुद्दों पर बातचीत होती रहेगी। जी, और जी, जी। और मैं अपने दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस वीडियो को ध्यान से देखा और हमारे इस पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास जो कड़ी है, इसको आप शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में आए हैं, नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट्स तो ज़रूर कीजिए और अ जो किताबें तनवर साहब की आई हैं, उन किताबों का लिंक अगर हमें मिलता है तो हम उसको डिस्क्रिप्शन में भी शामिल करेंगे और अगली बार फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तनवर धन्यवाद। साहब, आपको भी नमस्कार।